हेलो एंड वेलकम टू प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड। मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज भी हम बात करेंगे मुल्क में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसकी। जनाब अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने हैं। अक्टूबर शुरू हो गया है और जैसे कि अपोजिशन ने कहा था जी हम अक्टूबर से अपनी एहतजाज रैलियों का आगाज़ करेंगे और हुकूमत को टफ टाइम देने का इरादा रखते हैं, लेकिन हुकूमत भी किसी तरह से बैक ऑफ करने के मूड में नहीं है और कहती है कि जो भी अपोजिशन हमारे खिलाफ एहतजाज करेगी, रैलियां करेगी या खिताबात बयानात होंगे, हम उसका भरपूर जवाब देंगे। इसके लिए खबरें ऐसी आ रही हैं कि हुकूमती वज़रा और नुमाइंदगान पर मुश्तमिल कमेटी भी बना दी गई है। एंड स्पीकिंग ऑफ खिताबात, आज नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के फिर एक खिताब किया है अपनी पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी से, और वहाँ पर जितने वर्कर्स बैठे हुए थे उन्होंने नवाज शरीफ के हक में नारे भी लगाए। जब नवाज शरीफ ने ये कहा कि मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, अपने दौर के कुछ मंसूबे याद करवाए, इस दौर में क्या हो रहा है, यानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में क्या हो रहा है और किस तरह से आगे मुल्क चलेगा, इसके ऊपर बड़े कंसर्निंग उन्होंने व्यूज़ जाहिर किए अपने। और साथ ही साथ ये कहा कि जी गरीबों की जो हालत है इससे अबतर हालत पहले कभी नहीं हुई थी। साथ ही साथ कहते हैं कि जी अगर कौम मुत्तहिद हो जाए तो तब्दीली बस करीब ही है। आज जो खिताब किया है नवाज शरीफ ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे अपने एनालिस्ट से। साथ ही साथ शहबाज गिल साहब ने इसका रद्द-ए-अमल भी दिया है, फवाद चौधरी साहब ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया है, उसकी बात करेंगे। लेकिन बुनियादी सवाल तमाम तर सूरत हाल पर, कल के अदालती रिमार्क्स, आज तोशा खाना रेफरेंस में जकी की बात की गई है, हुक्म आया है बल्कि अदालत की जानिब से नवाज शरीफ की, तो इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए हम ये पूछ रहे हैं कि नवाज शरीफ लंदन से सियासी सरगर्मियों में जो हिस्सा ले रहे हैं इससे नून लीग को फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? फ़ायदा या नुकसान के ऑप्शन है हमारे पैनलिस्ट के पास, और आज पैनल पर हमारा साथ दे रहे हैं महमूद सरफराज साहबा, रीमा उमर साहबा, बाबर सत्तार साहब, शहजाद इकबाल साहब और हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी साथ दे रहे हैं। सबसे पहले आपसे स्टार्ट करते हैं महमल। जो पंजाब में जलसे जुलूस की कॉल दी गई है मुस्लिम लीग नून की तरफ से, कहा जा रहा है 16 अक्टूबर को पहला जलसा होगा गुजरावाला में और फिर उसके बाद आगे चलेगी सिस्टम। तो क्या समझती हैं आज नवाज शरीफ साहब का खिताब, उसके बाद जलसे जुलूस, कुछ शोडाउन होने जा रहा है, लेकिन सवाल वही, क्या अवाम उन जलसे जुलूसों को सपोर्ट करेगी गिवन द सर्कमस्टांसेस? देखिए अलीना, पहली बात तो ये है कि जो नवाज शरीफ साहब जो बयानात दे रहे हैं वो एक टारगेट ऑडियंस को दे रहे हैं और वो टारगेट ऑडियंस नून लीग का अपना वोट बैंक है, वो उन्हीं को मुतहर्रिक कर रहे हैं। और मुतहर्रिक वो एक वजह यही है कि जो रैलीज और ये जो पूरी एक तहरीक जब चलने लगी अपोजिशन की तरफ से, उसके लिए वो किया जा रहा है। तो अगर देखा जाए तो जिस तरीके की मीडिया स्पेस भी मियाँ साहब को मिल रही है और उसके अलावा जिस तरह से उनका वोटर भी चार्ज हो रहा है, जो कि हम देख रहे हैं, अगर आप सड़कों पर भी निकल के आप पूछते हैं नून लीग के जो सपोर्टर्स वोटर, उनसे भी आप बात करते हैं, तो मेरे ख्याल में उन्होंने एक रीगैल्वनाइज किया है अपने वोट बैंक को। तो ये इस चीज़ का फ़ायदा तो नून लीग और मियां नवाज शरीफ साहब को होगा ही। और जो आइंदा जो ये जलसे जुलूस होने वाले हैं, अब ये देखते हैं कि अगर उससे पहले क्या कोई गिरफ्तारियां होंगी कि नहीं होंगी। फिर ये है कि कितने लोग तो पंजाब के अंदर तो देखिए नून लीग निकाल सकती है लोग अगर वो चाहें। तो ये तो अब देखना है कि कितनी उस चीज़ को, ये तहरीक को चाहते हैं कि कितनी मजबूती से वो आगे बढ़े। उसका होता क्या है तहरीक का एंड के ऊपर, वो तो जाहिर बात है वक्त ही बताएगा और उसके ऊपर नहीं, लेकिन असल में लोग अगर निकालने की बात है और वोटर उनका जो है वो मियाँ साहब की स्पीचेस और जिस तरह के बयानात उनके आ रहे हैं आए दिन, तो मेरे ख्याल में उसकी वजह से वो बाहर तो निकलेंगे एटलीस्ट इन जलसे जुलूसों में। उनको एक जो उनको कॉल जो आएगी अपने टाइप की तरफ। अच्छा ठीक है। शहजाद इकबाल साहब, ये मियां नवाज शरीफ साहब के कल और आज के कुछ बयानात हैं। एक जगह वो कहते हैं कि मैं अपने मुल्क में रहकर गुलामी की जिंदगी गुजारना कबूल नहीं है, दूसरी जानिब वो कहते हैं कि जी द चेंज में टेक प्लेस विद इन वीक्स अगर नेशन मुत्तहिद हो जाए तो। साथ ही साथ आज उन्होंने कहा है कि कौन है जो मुल्क को दोबारा ठीक करेगा, दुरुस्त समत पर लाएगा। लेकिन ये सब बातें लंदन में बैठ के करना कैसा लगता है आपको? देखिए, बहुत सारी बातें नवाज शरीफ साहब ने भी की हैं, आपके सवाल में भी 2-3 हिस्से हैं। एक तो इस पर मेरे ख्याल से हम रोजाना बात कर रहे हैं कि लंदन में बैठ के वो सियासत कर रहे हैं। महमल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, कल मैंने भी आपसे कहा था जो उनकी अपनी एक टारगेट ऑडियंस है, जो अपना एक सपोर्टर है, अपना एक वोटर है, वो तो यकीनन इस वक्त बहुत ज्यादा उसका तो लहू गरमा दिया है नवाज शरीफ साहब ने, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का वोट है पार्टी में, जो नजरिया है वो भी बाय एंड लार्ज नवाज शरीफ साहब का ही पार्टी में चलता है। तो अगर ऑब्वियसली वो खामोश बैठे हुए थे तो उससे तो पार्टी का जो एक जेन्युइन सपोर्टर है, जो हार्डकोर सपोर्टर है,
वो भी बड़ी एक हीट फील कर रहा था कि हमारी पॉलिसी क्या है, एक तरफ मुफाहमाना बात होती है, दूसरी तरफ नवाज शरीफ भी खामोश है, तो वो तो यकीनन बहुत ज्यादा चार्ज अप होगा। लेकिन अगर आपका सवाल इस पैराए में है कि इससे फायदा क्या होगा, सियासी फायदा और किस तरह का होगा, और उसका आप ये पूछना चाह रही हैं कि उससे क्या कोई नून लीग और ऑपोजिशन मिलकर हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाएंगे, तो मुझे लगता है कि वो आसार तो अभी नहीं नजर आ रहे हैं। देखें, ना इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो सकता है, शायद 6 महीने बाद, साल बाद सिचुएशन चेंज हो जाए तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल ये होता हुआ नहीं नजर आ रहा। हमने सेनेट में भी देख लिया, जब चेयरमैन सेनेट के को हटाने की कोशिश की गई, पैटेफ के वोट पे भी हमने देख लिया। शहजाद, मेरा जो सवाल है ना, वो इसलिए यहाँ पे जन्म लेता है क्योंकि मियाँ साहब खुद कहते थे कि भाई हमने बड़ा सब्र से सुन लिया, बोलने का वक्त आ गया है। तो अब ऐसा क्या होने जा रहा है, क्या हुआ है जो मियाँ साहब इतने मुतहर्रिक हो गए? बिल्कुल बोले, जैसे मैंने कहा कि उनका अपना वोटर बड़ा चार्ज होगा, मुझे कोई शक नहीं है। नून लीग के जलसे बहुत बड़े होंगे, अगर मरियम नवाज करती हैं, गुजरावाला में करें, फैसलाबाद में करें, कहीं पे भी वो करेंगे, पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में बड़े जलसे होंगे, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हदफ ये है कि उनके इन जलसों से, उनके बयानात से हुकूमत गिर जाएगी, तो वो मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और जहां तक एक तरफ फायदे की बात है, नुकसान उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में जरूर होगा जो एक न्यूट्रल वोटर है, जो ये देख रहा है कि मियां साहब एक असूल की बात कर रहे हैं, लेकिन वो पाकिस्तान वापस आके सियासत करने के लिए तैयार नहीं है। ये पहली मर्तबा नहीं है कि वो इतने अरसे के लिए जिला वतन हुए, पहले भी बीमारी का कह के गए थे, जिला वतन हुए थे। वो लोग ये देख रहे होंगे, कि जिन अदालतों ने उनको जाने की इजाजत दी है, वही अदालतें अब उनको वापस बुला रही हैं, वो नहीं आ रहे। कल तक वो ये बात कर रहे थे कि मेरी सेहत खराब है, लेकिन मेरे ख्याल से अब हर शख्स ये जानता है कि जब आप रोजाना की बुनियाद पे तकरीर कर रहे हैं, आप चहलकदमी कर रहे हैं, तो आपकी हालत वो नहीं है कि बिल्कुल ही आपकी एक बड़ी कोई इमरजेंसी है और आपकी फौरी तौर पे इलाज हो रहा है। आई एम श्योर उनकी जो बीमारियां हैं उसके इलाज की उनको जरूरत होगी, बट कोई इमरजेंसी नहीं है जिस तरह पहले उनकी थी नवंबर या अक्टूबर 2019 में। तो ये अखलाकी दबाव उन पर आता रहेगा, और मेरे ख्याल से ये किसी भी सियासतदान के लिए ठीक नहीं। देखें, यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, मिफ्ता इस्माइल को खौफ है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे, उनकी फैमिली को भी होगा, एहसन इकबाल साहब की फैमिली को खौफ होगा, ख्वाजा आसिफ साहब की फैमिली को, ख्वाजा आसिफ को खैर आप इसमें लिस्ट में से निकाल दें, लेकिन शायद खान अब्बासी साहब की फैमिली को खौफ होगा कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो ये इनकी फैमिलीज भी यहाँ पर हैं, ये लोग भी हैं, इनके कायद यहाँ पर नहीं है। तो ये बात यकीनन लोग सोचते होंगे कि ये क्यों इस किस्म की सियासत कर रहे हैं। तो अगर वो समझते हैं कि उन्होंने अपनी इस तहरीक को ज्यादा कामयाब बनाना है, पाकिस्तान वापस आना चाहिए, अदालतों से अगर उनको लगता है कि इंसाफ नहीं मिला है, बहुत सारे केसेस में अजीब किस्म के हमारे सामने एविडेंस सामने आए हैं, तो उनको चाहिए कि अदालतों में आके सामना करें। अच्छा, लेकिन ये आज भी कल भी काफी बयानात से, हाँ, ऑफ कोर्स शहजाद में से ये पूछना चाहती हूँ कि न्यूट्रल वोटर मेरे ख्याल में इस वक्त मियां साहब का टारगेट नहीं है, वो इलेक्शन के करीब होता है न्यूट्रल किया। ठीक है आप, तो हाँ, मतलब इस वक्त शायद न्यूट्रल वोटर उनका है ही नहीं टारगेट, तो इसलिए उन्हें इस चीज का नुकसान तो नहीं होगा अभी के बयानात की बात करें। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन देखिए एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी वो है ना जो इस वक्त तहरीक इंसाफ को अगर कहीं ना कहीं सपोर्ट भी करता था, लेकिन वो भी अब बेजार है कि हमें वो तरक्की नहीं देखने को मिल रही जो हमने माजी में देखी थी। तो शायद वो लोग इस तरह के हों जिनका झुकाव दोबारा नून लीग की तरफ होता जा रहा हो, लेकिन वहां से भी उनको सिर्फ जबानी कलामी अगर बातें निकलेंगी, और असूल उस वक्त याद आएगा जब बात जात पे आती है। क्योंकि देखें, जो मियां साहब ने कहा अपनी तकरीर में एपीसी में, या वो हकायक, उसको तो झुटला ही नहीं सकता। पाकिस्तान की तारीख है, उसमें इन्वॉल्वमेंट रही एस्टेब्लिशमेंट की, नहीं होनी चाहिए थी। हम जब यहाँ पे बैठ के बात करते हैं कि ये क्यों मुलाकातें होती है, वो मुलाकातें इसलिए होती है क्योंकि दूसरों की मजबूरी होती है कि उनसे मुलाकात करें। लेकिन मियां साहब की देख लेना, अभी हालिया सियासत देख लें, डॉन लीग से आया, परवेज रशीद को कुर्बान कर दिया, धरने का वक्त आया जिसका कल उन्होंने जिक्र किया, मुशाहिदुल्लाह खान को कुर्बान कर दिया। जब आप पावर में होते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि मैं पावर से जकड़ा रहूं, जब आप बाहर आ जाते हैं और आपका कुछ स्टेक उस वक्त नहीं है हुकूमत में इस वक्त, तो फिर आप जो है वो हर किस्म की बातें करते हैं। ये हर दफा नहीं चल सकता। हाँ। और ये बहुत पुरानी बातें भी नहीं है, जो हम कल बात कर रहे थे कि अपनी कन्वीनियंस पे। हाँ, अच्छा, जो बाहर बैठने वाली और फिर बाहर से लाने वाली डिबेट है ना, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा रीमा का व्यू पॉइंट लेना चाहती हूँ। रीमा, बड़ी बातें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब आएंगे या नहीं आएंगे। ये तो मुस्लिम लीग नून ने थोड़ा सा इशारों किनारों में क्लियर कर ही दिया, जब तक इलाज नहीं होगा वो वापस नहीं आएंगे। दूसरी जानिब हुकूमत कहती है जी हम हर तरह से उनको वापस लाने की कोशिश करेंगे। कल जो काउंटी कोर्ट से आया है कि जी हम किसी तरह की असिस्टेंस नहीं कर सकते इस पॉइंट पे, तो क्या आपको लगता है जो कह रही है हुकूमत कि हम मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर करें, क्या ऑप्शंस हैं हुकूमत के पास इंटरनेशनली नवाज शरीफ को वापस लेके आने के लिए?
जी शुक्रिया अलीना। पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं। मुझे तो नहीं समझ आती कौन सी लीगल ऑप्शंस हुकूमत एक्सरसाइज करेगी। उन्होंने अभी तक बताया भी नहीं है। कभी कहते हैं इंटरपोल के जरिए लाएंगे, इंटरपोल की तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, वो अरेस्ट वारंट्स इशू करके लोगों को वापस तो नहीं ला सकते। उनका एक अलग मखसूस सा रोल है, थोड़ा सा मिस रिप्रेजेंट मेरा ख्याल है हम करते हैं। इसके अलावा ना हमारी कोई अलग से एग्रीमेंट है यूके के साथ, इसका पूरा एक ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव अलग है, तो मुझे नहीं लगता कोई कानूनी तरीका है उनको वापस लाने का। पर देखते हैं, अब ये चीजें स्टैग्नेंट नहीं होती, आगे वो कुछ कर सकते हैं एग्रीमेंट, लेकिन फिलहाल तो मुझे नहीं कोई लीगल ऑप्शन नजर आती। अलीना, आपका जो सवाल है उस पर मैं आना चाहती हूँ। जब हुकूमत ऑपोजिशन पार्टी सबको दीवार के साथ लगाएगी, इस तरह का सख्त रवैया सबके साथ अपनाएगी, तो अगर आप उसको जस्टिफाई भी करना चाहें, मेरा ख्याल है वो बाकी फैक्टर्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते कि आप उनको जस्टिफाई कर सकें। पहला तो ये, या हुकूमत दिखा सके कि उनकी कारकर्दगी जो है वो माजी की हुकूमत से बहुत बेहतर है, और अवाम को महसूस हो कि कारकर्दगी बेहतर है। ये तो सब पोल्स दिखाते हैं, नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये नजर आए कि कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा, क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो रही है, हुकूमत के अपने वुज़रा, अपने एडवाइजर्स, अपने स्पेशल असिस्टेंट्स, सबके साथ उसी तरह की कार्रवाई हो रही है, तभी बात समझ आती है। तीसरा ये कि आपको एक वाइब्रेंट सिविल सोसाइटी नजर आए, मीडिया जो है वो खुल के बात कर रहा हो, आपकी बाकी जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें कोई कदकन ना हो, तो फिर समझ आती है। लेकिन ये सब फैक्टर्स नहीं है, कॉन्टेक्स्ट है घुटन का, दबाव का, और उसके अंदर मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के पास भी कोई और ऑप्शंस नहीं है। व्हाट डज ही हैव टू लूज? वो इस तरह की बात करके गेन ही कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कुछ लूज कर सकते हैं, इवन अगर आप ऑब्जेक्टिवली इसको देखें एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से। एक और बात मैं करना चाहूंगी, सिर्फ नवाज शरीफ और पीएमएल नून की बात नहीं है यहाँ पे। मेरा ख्याल है ओवरऑल सिविल सोसाइटी को एक एटमॉस्फेयर जो पाकिस्तान में घुटन का, दबाव का था, इस तरह की जो स्पीचेस हैं, इस तरह की पॉलिटिकल जो अभी हम देख रहे हैं, बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, उसको बहुत फायदा है। क्योंकि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज अपने उनके इंटरेस्ट्स हैं, अपने मोटिवेशंस हैं, डील लेना चाह रहे हैं, नहीं लेना चाह रहे, लेकिन इस मुल्क में और भी लोग रहते हैं, वो शायद खुद से इतने ताकतवर नहीं है कि अपनी मूवमेंट्स बना सके, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टीज के सहारे की जरूरत होती है। तो मुझे उम्मीद ये है कि बाकी वो जो ग्रुप्स हैं वो एम्पावर्ड फील करेंगे, वो भी बाहर आएंगे, अपने हकूक की बात करेंगे, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो उस नजर से भी मुझे फायदा ही लगता है। सिर्फ नवाज शरीफ साहब या नून लीग या ऑपोजिशन पार्टीज, मेरा ख्याल एक बहुत लिमिटेड सोच होगी अगर हम इसको उस तरह से देखें। बस मंजर जो है वो बहुत ज्यादा वसी है इससे। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करें। बाबर सत्तार साहब, फयाजुल हसन चौहान साहब, एक नवाज शरीफ साहब का लंदन का क्लिप एक बड़ा वायरल हो रहा है जिसमें कुछ वो गुफ्तगू कर रहे हैं मिसाइल से मुतल्लिक, उस पे कहते हैं जी आर्टिकल 6 लगना चाहिए। आपको ये जस्ट लगता है गद्दारी के लेबल्स लगा देना? चले छोड़े फयाजुल हसन चौहान को, जिस पे आर्टिकल 6 लगा था और सजा हुई थी उसका हमने क्या कर लिया है जो अब नए लोगों के ऊपर हमने आर्टिकल 6 लगाना है, वो एक लंबी डिबेट में। देखिए प्रैग्मेटिक बात यह है कि पिछले 1.5-2 साल से चुप थे ना, तो फिर क्या मिल गया उन्हें? अगर बिल्कुल प्रैग्मेटिक बात करें तो अच्छा, फिर सिस्टम ने उन्हें जाने भी दिया। जब जाने भी दे रहे थे तो पीटीआई वाले शोर मचा रहे थे, उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर सवाल उठा रहे थे, लेकिन कैबिनेट ने मंजूरी भी दी तो चले गए। अच्छा, अब वहां पे जाके भी काफी देर खामोश रहे, लेकिन मसाइल वही चल रहे हैं, मुकदमे उसी तरह बन रहे हैं, बाकी चीजें भी चल रही हैं। तो अगर डील की सियासत थी तो अगर स्टेट उनके साथ डील करना चाह रही थी तो नहीं हुई डील। अच्छा, अगर रसूल की सियासत की बात करनी है तो हम तो इस मुल्क में बैठ के बात नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, जो बात करता है उसे बंद कर देते हैं। तो नवाज शरीफ अगर वापस आए इस वक्त तो क्या करें? जेल में उन्हें डाल देंगे तो बात तो बंद हो जाएगी उनकी। तो इस स्टेज के ऊपर तो सर्वाइवल की जंग है ना, हम एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, मीडिया भी बंद है, डिसेंट नहीं कर सकते, कोई वाइब्रेंट ऑपोजिशन नहीं है, रीमा ने जिस तरह का सिविल सोसाइटी एक्टिव नहीं है, जर्नलिस्ट के खिलाफ आप पीका के नीचे मुकदमे बना रहे हैं। तो एक इस एनवायरनमेंट में पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए तो आप बात कर नहीं सकते, लिख नहीं सकते, तो फिर तरीका क्या है उनके पास? जो अगर उन्होंने सर्वाइव करना है एज एन ऑपोजिशन पार्टी तो उसके लिए जरूरी है कि वो गैल्वनाइज करें, मुतहरक करें अपनी सपोर्ट बेस को, और सपोर्ट को ये बात नजर आए कि ये डील अब नहीं कर रहा शख्स हमारा लीडर,
और इसमें ठीक है, मॉरली हम अपनी बात कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि ये किंग्स पार्टी है। तो अगर आप पुरानी वो निकाल के रवायात देखें जहाँ पे मोनार्कीज होती थी, तो आप हमेशा किंग को बचाने की कोशिश करते हैं ना, क्योंकि किंग बचेगा तो उससे ही चीज चलती है आगे। सो ये जो कंपैरिजन है ये फ्रॉम अ लिबरल डेमोक्रेटिक पर्सपेक्टिव, तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि जी यहाँ पे जो लोग बैठ के लड़ रहे हैं वो किस लिए लड़ रहे हैं, उनका क्या कसूर है कि वो जेलें भी देख रहे हैं। लेकिन आप जब उनसे प्राइवेटली बात करते हैं तो वो भी इस चीज के लिए तैयार है कि ये एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है। अगर नवाज शरीफ हमारा पार्टी लीडर है, वहां से हमारी सपोर्ट बेस है, और अगर उसे कुछ होता है तो फिर उसका इम्पैक्ट पूरी पार्टी के ऊपर होता है। बाकी तो ठीक है, आप एक हिस्ट्री है पूरी ऑपोजिशन में, जब आप होते हैं तो आप जेलों में भी जाते हैं। लेकिन अच्छा सर, यहाँ पे दो सवालात निकलते हैं बाबर साहब। एक तरफ तो ठीक है, हम मुस्लिम लीग नून की तो बात कर ही रहे हैं, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी भी तो है ना। सेकंड मुझे अपनी बात खत्म कर लेने दें, मैं असूल की बात कर रहा था। जी ऑफ कोर्स। शहजाद ने भी बात की। देखिए, जो असूल वाला बंदा है ना, जो बीच में बैठा है, वो इस वक्त डिस्गस्टेड है, वो सिस्टम से डिस्गस्टेड है। उसने देखा है कि सिस्टम ने कैसे बेंड ओवर बैकवर्ड्स किया था जनरल मुशर्रफ के घर को, फार्म हाउस को जेल बनाने में, अस्पताल में जो उनकी कमर से वो रहे थे महीना, 2 महीने, 3 महीने, वो भी हमने देखा था। जिस तरह वो अदालत में लाया गया, उस वक्त समझ नहीं आती थी कि वो उन्हें पकड़ा हुआ है पुलिस ने या जजों को पकड़ा हुआ है पुलिस ने, और जिस तरह वो जाते थे वहां से, तो ये सारा एनवायरनमेंट भी हमने देखा है। अब हम नवाज शरीफ को जिस तरह भिजवाया गया, हमने वो भी चीज देखी है। सो जो बीच में बंदा बैठा है ना, वो इस वक्त सिस्टम से डिस्गस्टेड है। उसे पता है कि ये फेयर सिस्टम नहीं है, जिसके खिलाफ इसे लोड करना हो आप लोड कर सकते हैं, जिस वक्त इस्तेमाल करना हो आप कर सकते हैं। सो एक एलिटिस्ट सिस्टम है, उसमें अगर 2 एलिट्स की लड़ाई हो रही है, जो एक ज्यादा पावरफुल है और दूसरी कम पावरफुल है, तो आपका कमजोर आदमी का फिर भी जो व्यू पॉइंट है ना, वो अंडरडॉग के साथ होता है। तो इस वक्त एनवायरनमेंट में नवाज शरीफ अंडरडॉग नजर आते हैं, पावरफुल पार्टी नहीं नजर आते, इसलिए बाहर बैठे हुए हैं और शोर मचा रहे हैं। अच्छा, तो बाबर साहब बसद एहतराम, लेकिन दूसरी पार्टी जो जिसको आप कह रहे हैं ठीक है वीकर डॉग्स हैं, उनकी तरफ शायद आवाम देख रही है कि ठीक है सिंपथाइज भी कर सकते हैं किसी तरह, लेकिन ये यहाँ पर जिस नहज पे पहुंचे हैं वो भी तो उसी तरह से पहुंचे हैं ना। इतनी बातें जो आज वो बता रहे हैं और कल उन्होंने नहीं बताई क्योंकि उनके लिए कन्वीनियंट था और वो नहीं बताते थे तब, तो ये यहाँ तक पहुंचने में उन सब चीजों का भी तो किरदार है। तो हाउ कैन यू कॉल देम वीकर पार्टी नाउ? देखिए, एक सिविल मिलिट्री रिलेशंस का एक पूरी हिस्ट्री है जिसकी तफसील में तो मैं नहीं जा सकता, लेकिन उसमें एक साइड ने हमेशा प्रिवेल किया ना पाकिस्तान में, उसने एक साइड ने प्रिवेल किया। सो बिल्कुल इन्होंने लेकिन दूसरी जानिब का भी तो हिस्सा रहा है उसमें। बिल्कुल, तो आप ब्लेमलेस तो नहीं कर रहे ना, हम तो बात कर रहे हैं कि इनका कसूर है, 20-25 साल में फेलियर है कि आप कुछ भी नहीं कर सके, आप चीजों को चेंज ही नहीं कर सके, और फिर जीरो सम गेम बन जाती है। आखिर में वहीं पे खड़े हैं ना जहाँ पे ये या 93 में खड़े थे, फिर 99 में खड़े थे, तो उसी जगह पे दोबारा पे आके मुल्क भी खड़ा हो जाता है और ये इक्वेशन भी खड़ी हो जाती है। सो बिल्कुल उनका ब्लेम है, लेकिन सवाल डिबेट तो यही होती है ना, ज्यादा ब्लेम इस वक्त किसका है, ओवरऑल एनवायरनमेंट किसने क्रिएट की है? जिसके पास ज्यादा पावर है आप तो उसे ब्लेम करेंगे ना, रिस्पांसिबिलिटी भी जिसके पास पावर है उसके पास रिस्पांसिबिलिटी है। सो सबसे ज्यादा पावर इस मुल्क में किसके पास है? अगर आप कहती हैं कि पीएमएलएन के पास है तो ठीक है, फिर ब्लेम सारे का सारा इनका बनता है। लेकिन फिर अपनी कन्वीनियंस पे वॉइस ऑफ रेजिस्टेंस बन जाते हैं ना, मेरा तो सवाल सिर्फ उस पे था। ये तो ह्यूमन डिफेंस बिहेवियर है ना अलीना, इसमें कौन सी अजीब बात है? अच्छा ठीक है, आपको लगता है वो डिफेंसिव हो रहे हैं इसलिए अभी फिर वो आप किसी बंदे को जब मारना शुरू करते हैं तो वो फिर वापस लड़ता है ना, तो इस वक्त तो इनकी सर्वाइवल की जंग है। आपने हमजा को बंद किया हुआ है 1.5 महीने से, वो सलमान साहब भाग के वहां पे बैठे हुए लंदन में, बेटी को भी आपने बंद कर दिया, वो प्राइम मिनिस्टर था उसे भी आपने बंद कर दिया, अब भाई को बंद कर दिया, तो करें क्या आगे से? या तो छोड़ दें सियासत, कहें कि जी हम नहीं करेंगे इसके बाद सियासत, तो बात खत्म हो जाएगी। अगर सियासत करनी है फिर ये तो करना पड़ेगा। ठीक है न्यायी साहब, क्या आपको भी यही लगता है कि अब कश्तियां जला दी, पीछे कुछ नहीं बचा, आगे कुछ करने को नहीं है, तो इसलिए हर चीज गिव इन कर रहे हैं वॉर के अंदर? मेरा ख्याल है कि बातें तो मोरलेस आप जो फरमा रही हैं उससे मुझे कोई इख्तिलाफ नहीं है। मेरे साथियों ने, सारों ने, शहजाद साहब ने, मेमन ने अच्छा उसका ओपन के टॉपिक को, फिर जाहिर है कि बड़ी कम्प्रिहेंसिवली और जितना हमारे पास टाइम होता है इसमें रीमा और बाबस्तार साहब ने जो किया है, इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है।
देखिए सूरत हाल यह है कि मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ कि तबले जंग बच चुका है। बाबर साहब की जो बात है उसका लब्बे लुबाव जो है वो यही है कि नवाज शरीफ को इस मकाम तक लाया कौन है। जब आप किसी को दीवार की तरफ धकेलेंगे और उस बंदे को जो 1,30,00,000 वोट्स ले चुका है, उसने आपके साथ क्या क्या समझौते नहीं किए। आज से मीडिया ने उनको गद्दार तो थे ही थे ना, और वो मुजीबुर रहमान से बड़ी कैटेगरी के गद्दार के तौर पे हो गया। इन बिटवीन एक बात कहता जाऊं कि 1971 का जो सानिया है ना, जो हम उससे ज्यादा खौफनाक सानिया नहीं। हमने जिमनी इलेक्शन भी वहां करवा दिए थे मशी पाकिस्तान में जुलाई 1971 में। इवन पीपल्स पार्टी को भुट्टो साहब का बड़ा खूबसूरत लफ्ज था कि मुझे भी 6 बिस्किट उस फैक्ट्री से मिल गए जो इलेक्शन जो MNS बना रही है। फिर वो क्या होगा, 1971 में हमें एक बड़ी तकलीफ दे सूरत से गुजरना पड़ा और पाकिस्तान फूट गया। अब यह है कि नवाज शरीफ ने जो स्पेस दी है, पहले ये समझें कि उसको मैं सिर्फ उसको मेरिट पे लेता हूं कि मैं तो हमेशा ये समझता था कि नवाज शरीफ को स्पेस नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि जो कुछ वो कर रहे थे 2014 से और 2016 के अंदर ये कह रहे हैं जी कि इसको डिमेरिट किया गया है। अगर वो परवेज शरीफ को ना निकालते, अगर वो उसको अपना मुशादुल्लाह खान को ना सैक करते या उनसे रिजाइन लेते, मेंटेनेबिलिटी थी पैनामा में, उन्होंने वो भी नहीं कॉन्टेस्ट की। ये दो हमारे पास जयद अटॉर्नीज बैठे हैं, इनसे पूछे कि मेंटेनेबिलिटी थी पैनामा की, बिल्कुल नहीं थी। उसको डिस्कस उन्होंने जी कर लो। GIT में पेश हुए जब वजीर आजम थे, जेल में गए तो वहां से आ गए। हर दफा ये समझा कि शायद मेरे जज से का मुझे इंसाफ मिले। आज एक जज के बारे में उन्होंने बताया कि वहां पे जो सूरत हाल है, फिर उसके बाद एक जज को तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो रिमार्क्स के साथ वो सैक कर चुकी है। इन्होंने दोनों जजेस ने नवाज शरीफ की किस्मत के फैसले किए हैं। फिर निकाला आपने पैनामा के ऊपर, अपना अकामा के ऊपर, कैसे कि ये भी सिर्फ यही जान सकते हैं रीमा और बाबस्तार कि ब्लैक लॉर्ड डिक्शनरी, अब भी 22 करोड़ लोगों को पहले तो ये बताएं कि ब्लैक लॉर्ड डिक्शनरी होती क्या है, जिससे तो आपने नवाज शरीफ को निकाला है, और वो आप ढूंढी कहां से, वहां से आपको क्यों इतना दूर जाना पड़ा एक वजीर आजम को निकालने के लिए। या तो ये हो सकता है कोर्ट्स भी शायद ऐसे डिसीजन में बहस करना चाहती हूँ। देखें, मुझे मेरी तकलीफ और है, मेरा ख्याल है कि हम एक बहुत इंतहाई खतरनाक सूरत हाल से दो चार है। ये हमने हाइंडसाइड में जब देखता हूं ना, तो यकीन मानो कि मैं कहता हूं कि काश हम मुजीबुर रहमान ने जब 6 पॉइंट्स किए थे तो हमने क्यों नहीं निगोशिएट किए थे। हो सकता है सारे ही सोचते हो, इसका एनालिसिस अभी तक आज तक हम उसका इंडिपेंडेंट एनालिसिस नहीं कर सके। चलो खैर, जो है सो है, पाकिस्तान चलता रहेगा। अब उसमें यह कि नवाज शरीफ ने इलेक्शन हुआ, सबने कहा रिग्ड इलेक्शन है, फजल रहमान ने कहा रिजाइन करो। जब उन्होंने किया, उन्होंने नहीं किया। शहबाज शरीफ से इतनी तकरीरें की कि हम जनाब आपसे इक्तिसादी क्या होता है, वो मिसा के क्या था महमल, मिसा के वो क्या था, तिजारत क्या होता है, मईशत, वो देना चाहते। चलो एनीवे वो हो गया। अब उसके बाद आप चले कि 2 साल चलते रहे। जब फर्ज किया कि एक स्कीम के तहत वो चले भी गए हैं और आप इस लोगों से निषेध करके चले गए, तो उन्होंने उनका वर्कर उससे डिमोरलाइज हुआ। हम वर्कर्स का कह रहे हैं, सारों ने कहा कि उनका वर्कर अपबीट है, उनका वर्कर जो है चार्ज अप है, उनका वर्कर जोश वलवले में है। ये वर्कर जो है इतना ही डिप्रेस था, इनके लीडर जो थे टीवी पे आप डिफेंसिव हुए थे, ये डिफेंड नहीं कर सकते थे, बिल्कुल अनटेनेबल था कि वो कैसे डिफेंड करते। तो वहां जब होता था अटैक, तो बिल्कुल वो उनको नहीं जस्टिफाई कर सकते थे कि आप एक बयानिए के ऊपर आपने 1,30 लाख वोटर लिए हैं, और मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि मियां साहब अब आप इनको इज्जत दें। हमारी डिमांड थी, क्यों ना दें, जब 1,30 लाख वोटर को आपने कॉल दिया है, वो निकल आया। और ये पाकिस्तान का एक बड़ा अहम शहरी है। ये आपके तरीके साहब के अगर वोट जो सच्चे रहे, सच्चे 1,70 लाख या झूठे जो है, उससे मुझे कंसर्न कर रही है। लेकिन मुकाबले 1,30 लाख वोटर कोर्सिव कंडीशन में इंतहाई नामसाइद हालात में आपको मिले, तो उन्होंने उस वोटर को सर्फ नजर किया। वोटर कहता था मरियम निकले, आप लोगों ने मरियम को चुप करा दिया। उस बेचारी ने आपकी मनमान माना कि ये ना कहें कि हमारी जो है ना नवाज शरीफ साहब की या शहबाज शरीफ साहब की जो एक स्पेस दे रहे हैं वो ले ली जाए। अब वो जब सारा कुछ हो गया, अब ना तस्दीक क्यों करें, आपका भगोड़ा, जाली रिजल्ट, फलानी। फिर आपने लोगों को, यानी कि आप चाहते थे कि वो बैठे, आप उनको गालियां दें, आप उनको जूते मारें, आप उनका मीडिया ट्राई करें,
आप मीर शकील रहमान को इसलिए अंदर कर दें कि जी वो एक छोटा सा पता नहीं क्या कहते जियो, मुझे तो ये पता है कि जो मुझे प्रॉब्लम्स है इस चैनल के ऊपर और बाकी हम सबको है और होने भी चाहिए, स्पेस नहीं, सारे हमारे दोस्त कह रहे हैं, किसको नहीं पता कि मीडिया के अंदर स्पेस है या नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि नवाज शरीफ को वक्ती तौर पर सुना दी, अल्लाह करे, और ये मेरा नहीं ख्याल कल परसों ये स्पेस उसके पास रहेगी। और माइंड रखें कि आइन नाफिज है जिसका उसके अंदर मीडिया जो फंडामेंटल राइट्स है वो सामने मौजूद है। इस आइन का तकद्दुस किसे करना या नहीं करना, आप नवाज शरीफ से मनवा रहे हैं सारी चीजें। अब मुझे बात यह करनी है जी कि आज नवाज शरीफ साहब ने जो किया है, अब मैं 3 स्टेप मुझे करने थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, ये हमारे लिए, व्यूअर्स के लिए, पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं कोई रेफरेंस नहीं दे रहा हूं कि पीएनए की मूवमेंट में जब चली थी, मैं वो इस सब में वाद उम्र मेरी ऐसी है कि 14 मार्च में मैं वहां मौजूद था, सारी लीडरशिप गिरफ्तार हो गई थी। 2007 को जब चीफ जस्टिस की मूवमेंट चली थी, चीफ जस्टिस अरेस्टेड था, वो तो बेचारा बोल ही नहीं सकता था, उसको तो वैसे ही एज ए प्रोटोकॉल काउंट वो नहीं था। आपने नवाज शरीफ को बाहर रख के इलेक्शन कराया, उसको मुस्लिम लीग नून के सदर से हटाया। ये जो आप एक बात समझ नहीं सकते कि लोगों को, जो मुस्लिम नून के लोगों की नफ्सियात है, उनको आपने मजीद इतना फ्रस्ट्रेट किया कि रियासत को कोई नुकसान भी पहुंच जाए, अब उनकी वो प्रायोरिटी नहीं है। मैं एक ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद आके हम छोटा सा एक सवाल है जो करंट इशू पे ये, इसी सवाल को कंटिन्यू करेंगे और दूसरा सवाल भी शामिल करेंगे। टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। जनाब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी के जॉइंट चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब से मुतल्लिक कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी पर यकीन नहीं है, लेकिन नाम ना लेते हुए उन्होंने ये इशारा दिया है बिलावल की तरफ कि नौजवान पर यकीन करना चाहूँगा। खैर, जब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब से इस पर रद्द-ए-अमल लिया गया कि ख्वाजा आसिफ इस तरह से कहते हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी पर यकीन नहीं है और एक आपका कोलिशन होने जा रहा है उनके साथ, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा कि दिल में कुछ बातें होती हैं, अगर ऐसा होती हैं, जब बातें निकलती हैं, दिल जख्मी हो तो कभी कभी तकलीफ देती हैं और जज्बात में कुछ निकल आता है सामने। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जी आसिफ जरदारी पीजीएम का हिस्सा हैं और उनका मैं दिल से एहतराम करता हूँ। तो किसका मौक़िफ़ दुरुस्त है, ख्वाजा आसिफ साहब का या नवाज शरीफ साहब का, ये अपने एनालिस्ट से हम आज पूछ रहे हैं। शहजाद इकबाल साहब, आपका कमेंट सबसे पहले। जी देखें, मुझे जवाब प्लीज अगर मुकम्मल करने देगा, मैं 1-2 बातें करना चाहूंगा। एक तो ख्वाजा आसिफ साहब के पर्सनल इशू भी है आसिफ जरदारी साहब के साथ। 2017 में जब इकामा का केस चल रहा था तो फारूक नाइक को वो चाहते थे कि वो वकील बने उनके, लेकिन फारूक नाइक ने उनको मना कर दिया, जबकि वो रिश्तेदार हैं ख्वाजा आसिफ के। फारूक नाइक ने फिर भी मना कर दिया और ये कहा कि मुझे आसिफ अली जरदारी ने मना किया है कि मैं आपकी वकालत नहीं करूं इस केस पे। और उन दिनों आसिफ अली जरदारी से पीएमएलएन के कांटेक्ट करवाने की बड़ी कोशिश की थी ख्वाजा आसिफ साहब ने, लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। वो कह रहे थे मैंने बड़े उनको कॉल किया, वो जवाब नहीं देते। तो एक तो जाती इशू भी है, लेकिन इस मौके पर ये बात करना, जब एक अलायंस बना हुआ है और आप एक तहरीक चलाने जा रहे हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब एक बड़े मंझे हुए सियासतदान है, वो इतने सादा इंसान नहीं है कि वो इस मौके पे अपना पर्सनल इशू सामने लेकर आएंगे। तो यकीनन कहीं ना कहीं वो जो कुछ कर रहे हैं उसके पीछे कोई एक स्ट्रेटजी, एक हिकमत अमली लगती है। मुस्तफा नवाज खोकर ने कल मुनीज़ जहांगीर के प्रोग्राम में यह कहा है कि इनको असाइन किया गया है कि आप ये जो इस वक्त इत्तेहाद है उसमें खलल पैदा करें। ये मुस्तफा नवाज खोकर ने कल प्रोग्राम में कहा है। लेकिन मुझे इससे ज्यादा हैरत हुई नवाज शरीफ साहब के जवाब पे। अब नवाज शरीफ साहब भी सियासतदान है, कोई बात कर देते इसको रद्द कर देते, लेकिन उन्होंने एक दूसरा एक्सट्रीम चुना। उन्होंने कहा मैं बेहद रिस्पेक्ट करता हूं, बहुत एहतराम है आसिफ अली जरदारी साहब का। ये सुनकर तो मैं हैरान हो गया कि एहतराम किस चीज का है कि जब जुडिशरी बहाली का वादा किया था आसिफ अली जरदारी साहब ने और बाद में कहा कि नहीं वादे कोई कुरान हदीस नहीं हो सकता, उसकी रिस्पेक्ट है। गवर्नर राज लगाया, उस बात की रिस्पेक्ट है। और ये पोस्ट चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है। और वो तरह छोड़ते चले, वो 2009-10 की बातें हो गई। 2018 में बलूचिस्तान गवर्नमेंट गिराई पीपल्स पार्टी ने। जरदारी साहब स्टेज पे क्रेडिट लेते रहे, कहते रहे कि मैंने कहा था गिरा के दिखाऊंगा, गिरा दी। क्या इस बात का एहतराम है आसिफ अली जरदारी के लिए? पनामा केस में आसिफ अली जरदारी, मैं पुरानी बात नहीं कर रहा हूं 90 की दिहाई की, पनामा केस में आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे। नवाज शरीफ को चोर कहते थे, नवाज शरीफ की 3 जनरेशन को चोर कहते थे, गिल्टी डिक्लेयर कर दिया था। कोई सियासी कैंपेन नहीं थी, कोई उस वक्त आप ये ना कहें कि जलसा था, वो इलेक्शन कैंपेन थी इसलिए उन्होंने जज्बात में आके कह दिया। नहीं, कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं थी। पनामा पेपर आए, बिलावल ने, जरदारी साहब ने कहा नवाज शरीफ चोर है, उनकी 3 जनरेशन चोर है। आप फिर भी कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और नवाज शरीफ साहब भी यही कहते रहे। और ये मैं अभी आप 2015-16 के बयानात उठा के देख लें, तब की बात कर रहा हूँ, 2013 के बयानात उठा के देख लें, वो आसिफ अली जरदारी को चोर कहते रहे। आप
जब देखिए चोर डाकू ये कहेंगे आप किसी को, फिर आप ये ना कहें कि नहीं देखें सियासत में होता है, इलेक्शन का माहौल था, जलसा था। नहीं, आप गवर्नेंस पर तरकीब कर सकते हैं, आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं लगी, आप उस पर सियासत करें। जब आप किसी को चोर डाकू और ये कहते हैं और फिर अगले साल आप उठ के ये कहते हैं कि बड़ा एहतराम है, तो लोग समझते हैं फिर लोग समझते हैं कि किस किस्म की सियासत कर रहे हैं हमारे सियासतदान, ये किस किस्म की सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। महमल, देखिए अलीना, जिस तरह शहजाद ने एक बात की है ना, देखिए मौक़िफ़ किसका दुरुस्त है, मेरे ख्याल में ये एक सेकेंडरी सवाल बनता है। जो असल सवाल वो ये बनता है कि इस वक्त ये बयान ख्वाजा आसिफ साहब ने क्यों दिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सस्पेक्ट है, क्योंकि इसकी अब जिस तरह शहजाद ने भी बताया कि कल मुस्तफा नवाज खोखर साहब ने भी कहा कि क्या वो इस अलायंस को सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। चंद जो इवन नून के लोग हैं वो ये बात पूछ रहे हैं कि क्या ये चौधरी निसार का रोल जो है किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह शहजाद ने भी बात की, ख्वाजा आसिफ साहब कोई आज के लीडर तो है नहीं, आज के सियासतदान तो है नहीं, वो बहुत सीनियर है और बड़े मंजे हुए हैं और उनको पता है कि कब बात कौन सी किस टाइम क्या करनी है। अच्छा, जहां तक जो लेकिन इसमें एक चीज है, मैं थोड़ा सा जिस तरह शहजाद ने बात की कि मियां साहब ने जो बयान दिया, उनका जो रद्द अमल था कि मैं उसके जरदारी साहब की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मेरे ख्याल में मियां साहब को ये एहसास हुआ, उन्होंने एक तो पहली चीज है, उन्होंने आई थिंक विद इन अ फ्यू आवर्स, गालिबन 2 घंटे के अंदर ही फौरन बयान दे दिया, एक तदीदी बयान। यानी कि उन्होंने कहा जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है, एक तो उन्होंने अपने पर्सन, उन्होंने इंडिविजुअल उसमें कैपेसिटी में की, ये पार्टी की नहीं है पॉलिसी। दूसरी चीज, उनको शायद एहसास इस चीज का हो गया कि ये बहुत डैमेजिंग बयान होगा अगर मैंने इसकी तरदीद ना की। ये जो अब ऑपोजिशन की पूरी एक अलायंस है, एक मूवमेंट चलनी है, तहरीक चलनी है, उसके लिए ये बहुत डैमेजिंग होगा। तो मेरे ख्याल में बड़ा डैमेजिंग हो सकता है, मद्देनजर रखते हुए उन्होंने फौरन उस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने उसकी कर दी। ठीक है, बाबर सत्तार साहब को कमेंट भी शामिल करते हैं। ठीक है जी बाबर साहब। देखिए, एक तो सियासत एक डर्टी गेम है और उसमें आपको फिर मसलहत के साथ भी चलना पड़ता है। तो अगर अलायंस को लेके चलना है और 2 बड़ी पार्टीज एक दूसरे के ऊपर पॉट शॉट्स खेलना शुरू कर दें, पत्थर मारना शुरू कर दें, तो बात तो आगे नहीं चलेगी। सो जरूरी था, अगर आपने ये अलायंस को अभी इसकी सडन डेथ नहीं करवानी कि नवाज शरीफ बयान देते और इस लेवल पे आके, बिकॉज दूसरे पार्टी हेड के बारे में बात हो रही है। सो मेरा, और अगर आप बिल्कुल लिटरली ले लें तो मेरा ख्याल है कि कॉन्फ्लिक्टिंग कॉन्ट्रडिक्टरी बातें नहीं है। एक हिस्ट्री है जिसका अभी शहजाद साहब ने जिक्र किया, वो हिस्ट्री के मुताबिक तो बिल्कुल आप क्यों ट्रस्ट करेंगे पीपीपी को, और इस तरह 90s में चली जाए तो पीपीपी क्यों ट्रस्ट करेगी पीएमएलएन को। सो वो एक पुरानी उनकी हिस्ट्री अपनी जगह पे मौजूद है। लेकिन ये कहना कि एक पार्टी का हेड है एक शख्स और मैं उसके मैंडेट का और उसका एहतराम करता हूँ, वो एक बिल्कुल एक और बात है। सो आपकी दोस्ती नहीं है, लेकिन आप रिस्पेक्ट करते हैं, पार्टी का हेड है, ठीक है, एक ऑपोजिशन पार्टी है, उसका हेड है और मैं उसकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो ये कहना इनके लिए जरूरी था। लेकिन सो मैं इंटेंशन में नहीं जा रहा कि क्यों किसने बात की होगी, ख्वाजा साहब ने क्यों बात की, वो भी जस्टिफाई कर सकते हैं अपने आप को। लेकिन टाइमिंग जो थी उनके बयान की, तो बयान ने का काम थोड़ा सा किया और मजीद कर सकता था, और ये डैमेज कंट्रोल किया नवाज शरीफ ने। मैं एग्री करता हूँ इस बात। डैमेज कंट्रोल किया नवाज शरीफ ने। ठीक है जी। रीमा। अलीना, बिल्कुल मेरा ख्याल है तहफ़्फ़ुज़ात दोनों बड़ी पार्टीज के एक दूसरे के बारे में हैं। पार्टीज के अपने मेंबरान के बारे में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जिसमें शायद ख्वाजा आसिफ उनमें से एक हो नून लीग में। और समझ भी आती है उनकी जो तारीख है, आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हाल ही की तारीख में हमें नज़र आता है, माजी में नज़र आता है कि तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं दोनों पार्टीज के। लेकिन अब उन्होंने अगर पीडीएम बनाने का फैसला किया है, कुछ पॉइंट्स पे एग्री किया है, तो उसको आगे लेके जाना चाहिए। और इस तरह मेरा ख्याल है ख्वाजा आसिफ साहब को पब्लिकली, अगर उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, प्राइवेटली वो बात कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं करने चाहिए। लेकिन अलीना, हम हमेशा पास्ट की बात करते हैं, उससे हम अभी का भी अपने ओपिनियन फॉर्म करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन एक क्लीशे तो है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, कि जो माजी है वो बार बार दोहराता रहता है अपने आप को, तारीख दोहराती रहती है। लेकिन अगर आपने थोड़ा पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक पर्सपेक्टिव लेना है, तो हमेशा तारीख आपको अपॉर्चुनिटी देती है रप्चर के लिए भी, चेंजेस के लिए भी, तब्दीली के लिए भी। तो शायद ये वो वक्त है जब हमारी जो तारीख है उसमें रप्चर आए। हमें नहीं मालूम कि होगा कि नहीं, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। तारीख तो एक मुख्तलिफ स्टोरी बताती है, लेकिन थोड़ी मैं पॉजिटिव बात करना चाहूंगी कि इस तरह नहीं होता कि तारीख कभी आप बदल नहीं सकते, लेकिन पॉजिटिव अप्रोच के साथ। ठीक है, न्याज़ी साहब का कमेंट भी ले लेते हैं जल्दी से, बिकॉज़ आई हैव टू। बिल्कुल न्याज़ी साहब का कमेंट शामिल करना चाहूंगी, वक्त बड़ा कम रह गया। जी न्याज़ी साहब। जी, जैसे रीमा ने कहा कि तारीख अपने आप को दोहराती है, मुझे ये ऐड करना है कि तारीख के एक सबक और भी है कि तारीख से कुछ सबक नहीं सीखता।
और दूसरी बात यह है कि ख्वाजा साहब ने पहले अपनी पार्टी के बारे में भी नवाज शरीफ के बयानिए से बरात हासिल कर ली थी, टीवी पे आके कहा था जी कि हमारा बयानी तो कुछ था नहीं है, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर का हमारा इश्यू नहीं है और खलाई मखलूक के बारे में जानता नहीं हूँ। तीसरी बात यह है कि ये उनके ऊपर एक प्रेशर है जो लोग महसूस कर रहे हैं। इवन उनका अपना इलेक्शन था वो बल्कि नेल बाइट फिनिश थी और ये कहते थे कि अगले दिन दोपहर को आया तो वहां पे ये हो रहा था कि आया इन पे एतमाद किया या नहीं किया जाए। उन्होंने एतमाद किया और सब एतमाद पे ख्वाजा साहब 2-3 साल से पूरे उतर रहे हैं। लेकिन ये बात जो है कि पीएनए की जब मूवमेंट चली थी तो रफीक बाजवा साहब जनरल सेक्रेटरी पहले बने थे तो 1 महीने बाद भुट्टो साहब से मिल गए थे। ये मिलते रहते हैं और जब पार्टियों की मिसगिविंग्स होती हैं अभी भी होंगी, लेकिन एतमाद करना पड़ता है। नवाज शरीफ साहब ने जो बात की बिल्कुल सही की है कि आपको आपके ना आप लोगों के पास कुछ चॉइस है। जब मरियम और बिलावल की मुलाकात हुई थी तो मैंने मरियम से खुद पूछा था उससे तीसरे चौथे दिन की क्या बात हुई है। उन्होंने कहा जी उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा कि अगर मैं आप जो स्टैंड लेंगे तो उस पर खड़े रहोगे। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मेरा आपसे है, ये होते हैं क्यों ना हो, क्योंकि जैसे सारे कोलीग्स ने कहा कि इस तरह की होती है तो इसलिए ख्वाजा साहब ने बिल्कुल गैर मुनासिब बात की है, नहीं करनी चाहिए थी। नवाज शरीफ साहब ने बिल्कुल मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उसका बड़ा ही अच्छे तरीके से पॉलिटिशियन की तरह दे के जवाब दिया, जाके तारीफ भी किया है और कहा कि ये इशू नहीं है और ये होगा भी नहीं। अगर कुछ चला भी जाए, धोखा भी दे जाए पार्टी में से तो कोई इशू नहीं होता। ये पीडीएम जब लोग अवामी तहरीक चलती है तो वो मरहून लीडर्स की मरहून मेहनत नहीं होती, चाहे वो मुस्लिम लीग की चले हो या पीएस पार्टी की हो या किसी हो, लीडर्स की मरहून मेहनत ये तरीके नहीं होती। ठीक है, ठीक है जी, ठीक। हमारे पास प्रोग्राम में वक्त खत्म हो गया। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी नए सवाल के साथ। फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा।